अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9वीं क्लास का जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका। उसका एक टॉपिक है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। कोशिका भित्ति जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। वॉल मतलब सबको पता है दीवार होती है। जिस किसी भी चीज़ के आगे अगर एक दीवार बना ली जाए तो उसके अंदर का जो सामान होता है वो कंसिस्टेड रह सकता है, सेफ रह सकता है। तो ऐसे ही सेल वॉल का भी यही फंक्शन है। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति क्या करती है, यह सख्त, मजबूत, मोटी, सरंध्र, अजीवित संरचना है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। कोशिकाएं भित्ति एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं आपस में। देखो इसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ध्यान से देखो। इसकी एक दूसरे से, ये एक है, दो है, तीन है, तीनों अलग अलग है और आपस में जुड़ी हुई है। प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, दो तीन लेयर बनी होती है। बाहर एक परत है, फिर उसके अंदर फिर एक परत है, उसके अंदर फिर एक परत है। अब इन परत के कोशिका भित्ति के कार्य क्या क्या होते हैं, ये चीज ध्यान से सुनने की है और याद करने की भी है। कोशिका भित्ति कोशिकों को संरचना प्रदान करती है, मतलब एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है। ओके, ये मजबूती प्रदान करती है। अगर कमरे के बाहर दीवार बना ली जाए अच्छी सी तो वो क्या है, मजबूत मजबूत बनाता है ना हमारे घर को। ठीक है, इससे जो घर के बाहर की दीवारें होती है वो मोटी मोटी होती है और अंदर जो कमरों की दीवारें होती है वो पतली में भी काम चल जाता है। बाहर की क्यों मजबूत चाहिए होती है? क्योंकि बाहर आंधी तूफान, थोड़ा बहुत ये भूकंप वगैरह इस तरह की चीजें होती है तो उसको बेयर अप कर सके, उसको सहन कर सके, उससे हमारे घर को कोई फर्क ना पड़े। इसलिए कोशिका, इस तरह से ही कोशिका का भी फंक्शन होता है। कोशिका भित्ति जो है कोशिका को मजबूती प्रदान करती है। यह सरंध्र होती है एंड विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। सरंध्र का मतलब होता है कि बीच बीच में थोड़े थोड़े जगह खाली है। जगह खाली का मतलब होता है कि किसी किसी सामान को ही अंदर जाने देती है, सब सारे सामान को अंदर और अंदर से बाहर नहीं आने देती। ठीक है, इसमें मरम्मत करने व पुनर्जनन की क्षमता होती है। मतलब मरम्मत, मान लो कभी बुखार है, खांसी है, हमारी तबीयत खराब होती है, हमारे बहुत सारे सेल टूट जाते हैं। सेल टूटने से क्या होता है कि हमारी जो है सेल, जो कोशिका की भित्ति है, कोशिका की जो आउटर लेयर है सेल वॉल है, वो भी टूट जाती है। तो ये क्या करती है, दोबारा से अपने आप को बना सकती है, अपना निर्माण खुद से अपने आप ही कर सकती है। उसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो होती है केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर किसी इंसान के अंदर दिमाग ना हो या किसी एक्सीडेंट में सिर पे चोट, दिमाग पे चोट लग जाए तो वो जीवित नहीं रह सकता। ऐसे ही हमारी कोशिका के अंदर अगर न्यूक्लियस नहीं है तो हमारा काम नहीं चल सकता, कोशिका का काम नहीं चल सकता। कोशिका एक एक करके सब मर जाएंगी और हम भी मर जाएंगे। तो न्यूक्लियस जो होता है, केंद्र जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ब्रेन होता है, दिमाग होता है पूरे सेल का। तो यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि कोशिका को सभी क्रियाओं पर नियंत्रण कर रहा है। कौन क्या कर रहा है, देखो घर में जितने मेंबर होते हैं सबको कुछ ना कुछ काम करना होता है। ऐसे कोशिका के अंदर भी अलग अलग मेंबर होते हैं, सबको अलग अलग काम करना होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है यानी कि केंद्रक है, ये सबके ऊपर निगरानी रखता है कि कौन क्या कर रहा है। यह कोशिका का केंद्र कहलाता है। इसकी खोज 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, केंद्रक द्रव्य में क्या क्या चीजें होती है केंद्रक के अंदर भी देखा जाए तो, एक तो केंद्रकाय और क्रोमेटिन। क्या क्या होते हैं सब बोलिए? केंद्रकाय व क्रोमेटिन। क्या क्या होता है? केंद्रकाय और क्रोमेटिन। ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम या क्रोमेटिन धागे डीएनए के बने होते हैं जो कि अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जन्म जन्म द्वारा भेजे जाते हैं। उसके बाद आते हैं केंद्र के कार्य क्या क्या होते हैं, पता है? यह कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण करता है। यह अनुवांशिकी सूचनाओं को भी, एक अनुवांशिकी सूचनाओं मतलब जैसे जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर क्या है, जैसे मान लो कहते हैं ये बच्चा ना अपने पापा के ऊपर गए, जैसे पापा है वैसे ही बेटा दिखने में बिल्कुल वैसा ही है। तो मतलब क्या, हमें उनसे ऐसे गुण मिले ना, हमारे हमारे शरीर में वैसे वाले गुण हैं कुछ जिससे कि हमें सिमिलैरिटी, यानी एक जैसा एक दूसरे को दिख रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं कि अनुवांशिक सूचनाएं। अनुवांशिक सूचना हमारी पिछली पीढ़ी से हमारी पीढ़ी में हमें मिली है, तो उसको बोलते हैं यह अनुवांशिकी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है।
ये था हमारा केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो कि पूरे कोशिका के ऊपर नियंत्रण रखता है, सबके कार्य के ऊपर नियंत्रण रखता है। उसके बाद आता है हमारा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी अपना बताया था। सेल वॉल होती है यानी कि कोशिका भित्ति है, और बीच क्या होता है? केंद्रक होता है। उसके बीच में एक लिक्विड पानी जैसा द्रव होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कोशिका का द्रव्य जिसमें सभी कोशिकाएं अंगक पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है। सारे अंगक जितने भी होते हैं, कौन कौन से? गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, वेसिकल्स, जितनी भी चीजें होती हैं सारी की सारी किसके अंदर तैरती हैं? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर तैरती रहती हैं। कोशिका वह द्रव्य है जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है। यह जैविक व कैटाबोलिक क्रियाएं संपन्न करता है। जहाँ पे कैटाबोलिक क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे कि हम भाग दौड़ रहे हैं तो हमें सांस चढ़ रहा है, तो हमारा जो डिपॉजिटेड फैट है हमारी बॉडी में, जितना भी फैट जमा हुआ है, वो कैसे टूटता है, उससे हमें कैसे एनर्जी मिलती है, उसे बोलते हैं हम कैटाबोलिक क्रियाएं। उसे क्या बोलते हैं हम? कैटाबोलिक क्रियाएं। अब सिस्टोल एंड सेल ऑर्गेनेल। सिस्टोल क्या होता है? जलीय द्रव जिसमें विभिन्न प्रोटीन होते हैं। सिस्टोल क्या होता है? मतलब कोशिका के द्रव के दो पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो सिस्टोल, दूसरा सेल ऑर्गेनेलीज। सिस्टोल यानी कि सिस्टोल को तो इंग्लिश में सिस्टोल, हिंदी में सिस्टोल बोलते हैं, और सेल ऑर्गेनेलीज को बोलते हैं कोशिका अंगक। क्या बोलते हैं? कोशिका अंगक। सिस्टोल जलीय द्रव जिसमें प्रोटीन होते हैं, और सेल ऑर्गेनेल जिसमें विभिन्न प्रकार के अंगक जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी होती है। क्या होता है? जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। सबको समझ में आ गया? क्लियर है सबको?